राजकुमारी मैथिली को देखते ही आदवेद की आंखें कुछ क्षण तक उस पर ही टिकी रही। गुलाबी रंग के घाघरा चोली में मैथिली बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए आदवेद खुद को भी भूल बैठा था। जब सेनापति विधान ने उसके कानों में न फुसफुसाया होता, राजकुमार अपना मुंह बंद कर लीजिए, मक्खियां समा जाएगी। आह नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सेनापति विधान। राजकुमार के चेहरे की स्थिति देखकर सेनापति को हंसी आ गई। राजकुमार का ध्यान अब अपनी बहन पर जाती है। आज अपनी छोटी सी बहन को दुल्हन के रूप में देखकर आदवेद की आंखें नम हो चली थी। नम आंखों को छुपाते हुए वो अपनी बहन धरा के पास जाते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं। धरा भी भावुक हो जाती हैं। आदवेद के आने से मैथिली जाने को होती तभी धरा मैथिली से कहती है, जी जी, हम चाहते हैं कि भाई सा और आप हमें विवाह के मंडप तक ले चलेंगे। धरा की इच्छा के अनुसार आदवेद और मैथिली धरा को मंडप तक ले जाते हैं। उस पल भर में मैथिली एक नजर आदवेद को देखती है और उसके जेहन में वो सब कुछ याद आ जाता है जो कुछ देर पहले उसने देखा था। धरा को मंडप में पहुंचाकर मैथिली रानी कलावती के पास बैठ जाती हैं। आदवेद दूसरे स्थान पर बैठा हुआ रहता है, तभी वहां राजकुमारी दामिनी ठीक उसके समीप बैठ जाती हैं। आदवेद दामिनी को देखकर होंठों का विस्तार दिया उससे दूर कहीं खड़े हो जाते हैं। दामिनी भी उसके पीछे हो लेती हैं। राजकुमार, क्या हम आपसे कुछ क्षण बात कर सकते हैं? दामिनी ने कहा। राजकुमारी दामिनी, अभी विवाह समारोह के बीच हम नहीं जा सकते हैं। हम आपसे बाद में बात करेंगे। राजकुमार दामिनी को सख्त लिहाज में कहता है। राजकुमार, बस कुछ क्षण की बात है। दामिनी फिर से प्रयास करते हुए कहती हैं। उचित है, किंतु कुछ क्षण के लिए ही। अब की राजकुमार को दामिनी की बात माननी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे अगर उसकी बात नहीं सुनी तो ऐसे ही उसके आगे पीछे घूमती रहेगी। वो दोनों विवाह समारोह से दूर महल के गलियारों में जाते हैं। इस समय महल के सभी लोग विवाह में उपस्थिति थे, कुछ सेवक ही महल के दूसरे तरफ मौजूद थे। अब बताएं, आप क्या कहना चाहती थी राजकुमारी जी? आदवेद दामिनी से कहता है। दामिनी आदवेद को अपने मोह जाल में फंसाने की कोशिश करती है। राजकुमार, वो आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम तो खुद से नजरें भी है मिला पा रहे थे। हम बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं राजकुमार। देखिए राजकुमारी जी, जो कुछ भी हुआ उसमें न तो आपकी गलती थी और न हमारी। सब कुछ एकदम से हो गया, इसलिए आपको शर्मिंदा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ उसे भूल जाए। राजकुमार कहते हुए जाने को होते हैं कि तभी दामिनी कसकर उसकी सीने से लिपट जाती हैं। दामिनी चेहरे पर झूठे आंसू लिए राजकुमार आदवेद के सीने से लगते हुए कहती है। राजकुमार आदवेद, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपने हमारा मन हल्का कर दिया। दामिनी के गले लगने से आदवेद फिर से असहज महसूस होने लगा। वो दामिनी को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। तभी सामने खड़ी उसकी नजर मैथिली पर गई, जो ठीक आदवेद के सामने खड़ी भींगी आंखों से उसे देखती रही। और इस समय उसके मन में क्या बीत रही होती ये आदवेद खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। मैथिली। आदवेद दामिनी को जबरदस्ती खुद से दूर करके मैथिली के पीछे जाने लगा, तब तक मैथिली वहां से जा चुकी होती। राजकुमार भी मौतली के पीछे उसे ढूंढने चले जाते। और यहाँ दामिनी की आंखें फिर से लाल सी चमकने लगती हैं। मैथिली रोते बिलखते हुए चली जा रही थी। आज उसके दिल को फिर एक बार चोट पहुंची थी। इस वक्त उसकी मन की स्थिति ऐसी थी कि वो अपने आंसू भी किसी के सामने नहीं दिखा सकती। वो महल के दूसरे तरफ जाने लगी, सबके सामने जाने की अब उसकी हिम्मत नहीं रही। वो चलती रही कि तभी दो जोड़ी हाथ उसके बाजुओं को थाम लेती हैं। मैथिली, हमारी बात सुनिए। हमें कुछ भी नहीं सुनना राजकुमार। मैथिली आदवेद का हाथ झटक देती हैं। मैथिली, जैसा आपने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें कुछ नहीं समझना है राजकुमार, कृपया करके हमारे मार्ग से हट जाए। मैथिली, एक बार हमारी आंखों में देखिए, क्या हम गलत है? क्या हमारी आंखों में आपके लिए प्रेम नहीं दिखाई देता? क्या आपको वाकई में लगता है हम आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं? आदवेद के कहने पर मैथिली राजकुमार के आंखों में देखती है। जितनी आंखों में दर्द आंसू उसके थे, उतनी ही दर्द से राजकुमार आदवेद भी तड़प रहा था।
एक बार मैथिली मन कह उठा कि राजकुमार के गले से लगा ले, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपनी जीजी बात का स्मरण हो आया और झट से राजकुमार के परे हो गई। हमें नहीं पता कि आपकी आंखों में हमारे लिए प्रेम है या नहीं, किंतु हमारे मन में आपके लिए अब न तो कोई प्रेम है और न कभी रहेगी। कृपया करके हमसे दूर हो जाए राजकुमार, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है और हम एक अविवाहित कन्या है। इस प्रकार आपसे एकांत में मिलना हमें शोभा नहीं देता और न आपको देता है। मैथिली के कहे एक एक शब्द उसके दिल पर चुभ रही थी और राजकुमार आदवेद आवक सा उसे देखते रहे और मैथिली राजकुमार को एक बार भी पलक उठाकर नहीं देखती और वहां से चली जाती है। महल में राजकुमारी धरा और राजकुमार उदय का विवाह संपन्न हो चुका था। अब वो दोनों बाकी के रस्म पूरी कर रहे थे। महल की कुछ महिलाएं रस्म के लिए दुल्हन की नंद को, रस्म के लिए महारानी कलावती को बुलाने को कहती हैं। तभी उनका ध्यान मैथिली पर जाता है जो वहां कब से मौजूद नहीं थी। धरा भी देखती है मैथिली उसके आसपास कहीं भी नहीं थी। तभी दामिनी उन सब के बीच आती हुई कहती है, आप सब लोग दुल्हन की नंद को ढूंढ रहे थे और हम तो यही थे। बताए क्या रस्म करनी है हमें अपनी प्यारी भाभीसा के लिए। दामिनी का इस प्रकार का व्यवहार सबके लिए अविश्वसनीय था। महल की महिलाएं एक दूसरे से देखने लगी। महारानी कलवाती को भी दामिनी के सरल व्यवहार से आश्चर्य हो रहा था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि दामिनी अपने परिवार के प्रति प्रेम भाव रख रही थी। राजकुमारी दामिनी, आप बड़ी नंद है, इस रस्म का प्रथम अधिकार तो आपका ही है। बेशक बड़ी रानी माँ, हम अपना अधिकार अवश्य प्राप्त कर ही लेते हैं, दामिनी व्यंग से कहती हैं। सभी चुप हो जाते हैं। दामिनी आगे कहती, अब बताए भी हमें करना क्या है। जी पुत्री दामिनी, आपको पात्र में रखी हुई कंगन धरा को पहननी है। रानी कलावती के कहने पर दामिनी वो शाही कंगन धरा को पहनाती हैं। तब तक वहां मैथिली भी आ जाती हैं। दामिनी मैथिली को देखकर व्यंग से कहती है, मैथिली आप कहाँ थी? देखिए ना, आपकी जगह हमने नंद वाली रस्म पूरी कर दी। कोई बात नहीं जीजी, आप तो धरा की बड़ी नंद हो न, हम तो धरा के लिए जीजी समान है और धरा हमारी छोटी बहन। मैथिली कहते हुए धरा और उदय को विवाह की शुभकामनाएं देने गई। वही दामिनी मैथिली के जवाब से अपनी मुठिया भींच ली। एक दिन हम तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे मैथिली, उस दिन तुम्हारे पास अपना कहने को कोई नहीं रह जाएगा। दामिनी मन ही मन दांत पीसते हुए कहती हैं। विवाह समारोह के पश्चात महाराज अपने कक्ष में कुछ क्षण के लिए विश्राम करने चले गए। कक्ष में वो आए जरूर थे विश्राम करने, किंतु उनका मन हर घड़ी विचलित हुआ जा रहा था। वो कभी बैठते तो कभी कक्ष में चहलकदमी करने लगते। उन्हें महल के राजगुरु जी की बात का स्मरण होने लगता। जिस समय राजगुरु जी अपनी अंतिम सांस लेने वाले थे, उस समय राजगुरु महाराज से कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहे थे। वो एक ताबीज जो राजगुरु जी ने महाराज को दी थी उनकी राज्याभिषेक पर, और कहते हुए अपनी अंतिम श्वास में मैथिली का नाम लिया था। इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? पहले वो ताबीज और फिर मैथिली। राजगुरु जी हमें क्या बताना चाहते थे? क्या राजसिंहासन पर राजगुरु जी मैथिली को देना चाहते थे? क्या यही थी उनकी इच्छा? महाराज सोचते हुए एक सुनहरे रंग के संदूक के पास जा पहुंचे। उस संदूक पर छोटा सा ताला लगा हुआ था, जिसे महाराज अपनी तर्जनी उंगली के अंगूठे से उस ताले की चाबी निकालते हैं और उस संदूक को खोलते हैं। संदूक के खोलते ही उसमें छोटी सी एक और संदूक रहती है। उस संदूक की चाबी बड़े संदूक के भीतरी हिस्से पर बनी डिब्बे में मौजूद होती है, जिसे लेकर महाराज छोटे से संदूक को खोलते हैं और उसमें से एक नीली बेशकीमती चमकती हुई लॉकेट जगमगा उठी। वो लॉकेट इतनी आकर्षक थी कि महाराज को अपनी राज्याभिषेक का स्मरण हो आया। तभी किसी के कदमों की आहट उनके कक्ष की ओर बढ़ रही थी। महाराज जल्दी से उस लॉकेट को वापस वही रख देते हैं जैसे वो पहले को मुद्रा में थी। पिताश्री, दामिनी आप। महाराज दामिनी को अचानक से अपने कक्ष में आने पर कहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब दामिनी उनके कक्ष में आई थी तब बहुत कुछ घटित हो गया था। क्या हुआ पिताश्री? हमारा आपके कक्ष में आना आपको पसंद नहीं आया? दामिनी ने व्यंग से कहा। ऐसी बात नहीं है पुत्री, बताए क्या कहना चाहती है आप? महाराज ने कहा, आपको तो पता ही है पिताश्री, जब तक जो हम चाहते हैं वो हमें न मिले तब तक हम चैन से नहीं विश्राम करने वाले।
दामिनी के कहने पर महाराज के चेहरे सिकुड़ जाते हैं। वो समझ चुके थे दामिनी किस विषय पर बात कर रही थी। दामिनी, पुत्री जो आपका कभी हो ही नहीं सकता, उसके लिए किस प्रकार की जिद लगाई बैठी है आप? राजकुमार आदवेद मैथिली से प्रेम करते हैं और मैथिल राजकुमार से प्रेम नहीं करती है पिताश्री। महाराज की बात खत्म न होते ही दामिनी ने कहा, ये भी आपने ही उन्हें मजबूर किया है कहने के लिए। दामिनी, अब तो आप सोचिए, आपकी छोटी बहन आपके लिए अपना प्रेम त्यागने को राजी हो गई। सोचिए वो आपसे कितना प्रेम करती हैं, और एक आप है जो उनकी ही खुशी, उनका प्रेम छीन रही है। पिताश्री, आप केवल मौतली के विषय में सोच रहे हैं, आपने कभी हमारे विषय में सोचने की चेष्टा की? हम भी राजकुमार से प्रेम करते हैं, तो क्या हम उन्हें जाने दें? बताए पिताश्री, कभी आपने अपनी दूसरी पुत्री के विषय में कभी सोचा? हमें पता है आपने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि हम आपकी अपनी संतान है ही नहीं। हम आपकी पुत्री नहीं है न पिताश्री। हाँ, हमें सब कुछ पता चल गया है। दामिनी कहने भर से महाराज आश्चर्य से देखते रहे। जिस सच को वर्षों पहले अपने सीने में छुपा कर रखे थे, आज वो सच सामने आ ही गया। पुत्री, ये सच नहीं है। हम ही आपके पिता है और आप ही हमारी पुत्री हो। हमने बालपन से आपको संभाला है, अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। जब आपकी माता संसार छोड़कर चली गई थी, तब हमने ही आपको माता पिता दोनों का प्रेम दिया था। आप हमारी ही पुत्री हो दामिनी। महाराज की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो अपने पैरों पर सही से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। उनको गहरा सदमा पहुंचा था। पाल पोस कर बड़ा करने से कोई जन्मदादा नहीं बन जाते हैं पिताश्री। सच तो ये है, हमारी रगों में आपका रक्त है ही नहीं। दामिनी अपने पिता की ओर देखकर कहती हैं। महाराज दामिनी के सामने आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, हमारा रक्त का संबंध नहीं है तो क्या हुआ? आप हमारे लिए सदैव ही पुत्री रहोगी। तो फिर आप प्रमाण कीजिए पिताश्री, हम आपकी पुत्री है और आप हमसे अधिक प्रेम करते हैं, प्रमाण दीजिए हमें। दामिनी सपाट भाव से महाराज की ओर देखती हुई कहती है, कैसा प्रमाण पुत्री? एक पिता को अपनी संतान प्रति प्रेम का प्रमाण देना होगा। महाराज का दिल बैठा जा रहा था। हाँ पिताश्री, प्रमाण देना होगा। आपको हमारा प्रेम, हमारे आदवेद हमें देना होगा। हमारा विवाह राजकुमार से कराना होगा। दामिनी के कहते ही महाराज सीना पकड़े बैठ जाते हैं। चुप क्यों हो गए पिताश्री? दीजिए प्रमाण, हमें कराए हमारा विवाह राजकुमार आदवेद से। हमें पता है पिताश्री, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी सगी पुत्री से बेहद प्रेम भाव रखते हैं। दामिनी अपने पिता से कहती रही, आपका विवाह राजकुमार से जरूर होगा दामिनी, ये हमारा वचन है। महाराज खड़े होकर कह उठे, क्या सच में पिताश्री? दामिनी हैरानगी से देखने लगी। किंतु हमारी एक शर्त है, हम आपका विवाह राजकुमार से तभी कराएंगे जब राजकुमार आदवेद स्वयं हमारे पास आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे। महाराज की बात सुनकर दामिनी कुछ क्षण मौन हो जाती हैं। उसे पता था आदवेद कभी भी महाराज से दामिनी के लिए विवाह प्रस्ताव नहीं लेकर आएंगे, और ये बात महाराज भी अच्छे से जानते थे। दामिनी भी समझ चुकी थी उसके पिता ने ऐसी शर्त क्यों रखी। उचित है पिताश्री, अब राजकुमार आदवेद स्वयं हमसे विवाह करने के लिए आपके पास प्रस्ताव लेकर आएंगे। कहते हुए दामिनी महाराज की कक्ष से लौट गई। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।